हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर आज और आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप बहुत अच्छे से डीपली समझना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहले के जो वीडियोज़ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, स्पेशली जिसमें हमने बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने बात की है फीमेल हार्मोन्स की, पहले उनकी अच्छे से स्टडी करो। उसकी स्टडी के बाद में इस वीडियो को देखना तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, ओवम रिलीज हुआ ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में आया, एम्पुला तक पहुंचा। अगर उसी वक्त साइमल्टेनियसली स्पर्म भी एम्पुला तक पहुंचता है, ये हमेशा ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली एम्पुला तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो। बट क्या यूटेरस को ये मालूम है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है? बट क्या ये पहले से डिसाइडेड है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमें यूटेरस को हमेशा तैयार रखना होगा फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। अब यूटेरस को क्यों तैयार रखना होगा वो बात समझें आप। देखो, जो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जाइगोट के डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा मॉरुला फॉर्मेशन होता है, फिर ब्लास्टोला फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूटेरस की जो इनर वॉल, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये यूटेरस की इनर लाइनिंग है, उसका इनर एपिथेलियम है, इस इनर लाइनिंग में जाकर ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के अंदर की वॉल में इस तरह जाके एम्बेड हो जाएगा। इस एम्बेडिंग को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, और इस एम्बेडिंग होने के बाद ही प्रेगनेंसी होता है। क्लियर? अगर ये एम्बेडिंग नहीं हुआ यूटेरस की वॉल में तो प्रेगनेंसी नहीं होता। तो हमें इस एंडोमेट्रियम को, इस इम्प्लांटेशन करने के लिए हमें इस एंडोमेट्रियम को थिक करना होगा, तभी ये इम्प्लांटेशन पॉसिबल होगा। एक थिन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। इसका आप ऐसे समझ लो कि समझो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ और यूटेरस की वॉल काफ़ी थिन है एंडोमेट्रियम, तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जब प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल में, तो उस प्यूबर्टी के बाद हर महीने में एक बार यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग होगी ही होगी। इसका इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कोइटस हो रहा है या नहीं हो रहा, बट यूटेरस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनिंग होगी ही होगी ताकि यूटेरस तैयार रहे फॉर एनी पॉसिबल प्रेगनेंसी। समझ में आई चीज़? तो अब आप इस फिगर को देखो। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि आपने पढ़ा है यूटेरस के बारे में। यूटेरस की जो सबसे आउटर वॉल होती है उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, फिर बीच की वॉल कहलाई जाती है मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर की एपिथेलियम है, इस केस में बहुत पतली दिख रही है आपको, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ये जो वॉल है दिस इज एंडोमेट्रियम। अब इस फिगर में ये एंडोमेट्रियम थिन है, इस थिन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस यूटेरस के एंडोमेट्रियम को इस तरह से थिक किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे आपको एक थिक एंडोमेट्रियम दिख रही होगी। ऐसी थिक एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो हमें फीमेल में एक साइकिल चलती है, इस साइकिल में क्या होता है कि थिकनिंग एंडोमेट्रियम की होगी, ठीक है, और एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर एनी पॉसिबल इम्प्लांटेशन। बट अगर समझो, अगर इम्प्लांटेशन एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता या फर्टिलाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता, तब इस वॉल की थिकनिंग को वापस तोड़ दिया जाता है। यानी ये जो एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ है, उस एंडोमेट्रियम, जो थिक एंडोमेट्रियम है, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और ये एंडोमेट्रियम वापस क्या होगी? थिन। यानी आप ऐसा समझ लो कि थिन एंडोमेट्रियम बनेगी थिक, ताकि इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो पॉसिबल हो सके, नहीं होता है तो ये थिक एंडोमेट्रियम वापस थिन बनती है। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहता है, दिस गोज ऑन एंड ऑन, इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब समझना आप इस चीज़ को, अगर एंडोमेट्रियम, एक थिक एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होगा
यानी एक एपिथेलियम का अगर ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यू ब्रेकडाउन, यानी उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड कैपिलरीज है, उसका भी ब्रेकडाउन होगा। और अगर ब्लड कैपिलरीज का ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग तो होगा ही होगा। तो इस टिश्यू डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग यहाँ यूटेरस में ब्लीडिंग होगी, ये इस सर्विक्स से वजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर आती है। इस ब्लीडिंग को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। समझना इस वर्ड को, मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम दी वजाइना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो कंप्लीट साइकिल चल रही है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन दोनों वर्ड्स में फर्क है। तो ब्लीडिंग का कॉज क्या है? ब्लीडिंग का कॉज है यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन। अब बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है इस बात को समझना, अगर ब्लीडिंग हुआ तो ब्लीडिंग होने का कारण क्या है? एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन। एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हुई तो क्या इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई? नहीं। तो ब्लीडिंग होना ये एक इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। मैं इस बारे में और अभी थोड़ा डिटेल में लूँगा, फिलहाल बहुत बेसिक मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर महीने एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी। अब यहाँ दो केस हो सकते हैं थिकनिंग होने के बाद में, इसको समझना आप। क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हुई, अब दो केस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मुझे इस थिक एंडोमेट्रियम की ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए पड़ेगी? फॉर इम्प्लांटेशन। तो हम इस एंडोमेट्रियम को, जो थिक एंडोमेट्रियम है, उसकी थिकनेस मेंटेन करेंगे और होगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे होता है? तो आपको ध्यान रखना है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा स्टेज? ब्लास्टोसिस्ट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगा, तो आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखो आप किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट हो गया। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद भी ज़रूरी है कि इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन किया जाए, इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन किया जाए। और ये कौन मेंटेन करेगा? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये ध्यान रखना आपको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करेगा। क्लियर? अगर इस केस में समझो कि इम्प्लांटेशन हुआ और उसके बाद हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा दें बाय एनी रीज़न, प्रोजेस्टेरॉन अगर गिर जाए उसका लेवल, तब ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन होने के बाद में ये जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है वो भी वहाँ से हट जाएगा, यानी प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी। दिस इज द रीज़न वाई प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है और याद करनी है। प्रोजेस्टेरॉन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यही जो है इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करेगा। और एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं गिरेगा, हमें उसको मेंटेन करना होगा ताकि इस थिकनेस को मेंटेन किया जा सके। और ये कौन मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स। अब आप सबको मालूम है कि प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वाले वीडियोस इस चैप्टर के ज़रूर देखो, तभी ये आपको समझ में आएगा। कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में से जब ओवम निकल जाता है तो जो ग्राफेन फॉलिकल है वो डिसइंटीग्रेट होकर बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और जो थिकनेस मेंटेन करेगा। यानी प्रेगनेंसी के बाद यानी कि 3 महीने की, भाई अपना जेस्टेशन पीरियड कितना रहता है? 9 मंथ्स का। तो पहले 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करना है। लेकिन 3 महीने बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा ओवरी में। तो अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा फिर भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे नहीं जाता है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो गया है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों नहीं नीचे आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोजेस्टेरॉन कोई और बना रहा है, यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन था प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन, ये फंक्शन अब किसी और को दे दिया गया है। तो आपको मुझे अब ये आंसर बताना है कि ये फंक्शन अब कौन कैरी आउट करता है। ठीक है, सारे कंसेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक अलग अलग
वीडियोस को या अलग अलग कंसेप्ट्स को अलग अलग जगह पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट्स क्या है हम लिंक करना सीखेंगे। लिंकिंग से ही जो है चीज़ें हमें याद भी होगी और समझ में भी आएगी। तो ये था फर्स्ट केस, फर्टिलाइजेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन किया ताकि प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रहे और जो है इम्प्लांटेशन हो, प्रेगनेंसी अचीव हो। सेकेंड केस क्या होगा कि थिकनिंग हो गई लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या इस थिकनेस को मेंटेन करने का कोई सेंस है? बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। तो ये डिसइंटीग्रेट होगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स भी ब्रेकडाउन होगी जिससे होगी ब्लीडिंग। इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। तो हम जो कहते हैं ना जिससे कि एक साइकिल चलती है, जिस साइकिल में हमेशा ब्लीडिंग होती ही रहती है, तो दैट ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन और उस साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये करीब 28 से 29 दिन का साइकिल रहता है, 28 से 29 दिन का। अब बिकॉज ये एक साइकिल है तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट डे हम किसको कहेंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल इज मार्क्ड बाय ब्लीडिंग, यानी जिस दिन मेंस्ट्रुएशन चालू होगा, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उसको हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। समझ में आया? अब मैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को फिलहाल केवल एंडोमेट्रियम के रेफरेंस से समझ रहा हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट डे को क्या हुआ, फर्स्ट डे को ब्रेकडाउन हो गया एंडोमेट्रियम का। ये देखो यहाँ पर बीच में एंडोमेट्रियम कितना थिक था, ये एंडोमेट्रियम दिखा रखा है पूरा, ये पूरा एंडोमेट्रियम है। देखो इसका थिकनेस देखो आप किस तरह से बढ़ रहा है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम इतनी थिक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना थिकनेस है एंडोमेट्रियम का, ये देखो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम जो है ब्रेकडाउन हुई। एंडोमेट्रियम ये यहाँ तक थिकनेस थी और अब इतनी रह गई है, यानी ये इतना एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ। इससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स थी, इसका भी ब्रेकडाउन होगा, तो दैट लीड्स टू ब्लीडिंग। और जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होगी वो फर्स्ट डे कहलाएगा। फिर कुछ दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है, 4 से 5 दिन तक जो है ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम जो है वापस रीजनरेट होने लगता है। ये देखो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम तक ये रीजनरेट होगा, इसकी थिकनेस बढ़ेगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम वापस ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे और लेंगे चीज़ों को, फिलहाल इस पॉइंट को समझें आप। अब आप समझें कि मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग कब होगी? ब्लीडिंग तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, समझो ऐसा हुआ कि एक साइकिल चला और 28 दिन बाद ब्लीडिंग हुआ ही नहीं, तो अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा तो दैट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैं वापस बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मे बी, यानी हो सकता है कि प्रेगनेंसी हुई हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो ये बात आप क्लियर रख लेना। 2 चीज़ें हमने इस चैप्टर में जो हमने एनसीईआरटी हमें सिखाना चाहता है। पहली चीज़ ये थी, आपको याद होगा हमने हाइमन के बारे में पढ़ा था, तो हाइमन में भी एनसीईआरटी ने लिखा था कि अगर फर्स्ट क्वार्टर्स में ब्लीडिंग नहीं होता, अगर फर्स्ट क्वार्टर्स में ब्लीडिंग नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल साइन ऑफ वर्जिनिटी। हमने उस वक्त भी कहा था कि इट मे नॉट बी एन एक्चुअल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि देर आर सम पॉसिबल कॉजेज जिसमें हाइमन ब्रेकडाउन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो इट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। इस पिक्चर को देखो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट डे मार्क किया हमने। फर्स्ट डे किसको मार्क करेंगे? जब ब्लीडिंग शुरू होगी। तो पहले 5 दिन तो ब्लीडिंग चलता रहता है ये, ठीक है। इस ब्लीडिंग के पीछे का कॉज क्या है? यूटेराइन लाइनिंग का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। फिर धीरे धीरे वापस यूटेराइन जो लाइनिंग है यानी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, ये थिकनिंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है और बाद में आफ्टर 28 to 29 डेज वापस से ब्रेकडाउन होगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल प्राइमेट्स ओनली। ये आपको ध्यान रखना है, केवल प्राइमेट्स जो है उन्हीं में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा।
बाकी किन्हीं एनिमल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि सर प्राइमेट्स क्या है, तो आपने पढ़ा होगा मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स एक क्लास है, मैमलिया एक क्लास है, उस क्लास में आता है एक ऑर्डर प्राइमेटा, और इस प्राइमेटा में कौन कौन इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है ह्यूमन बींग्स, एप्स और मंकीज। प्राइमेटा एक ऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में केपी कॉफ्स के बारे में, कि सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम में आते हैं फाइला, फाइला में क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली, फैमिली में जीनस और जीनस में स्पीशी। तो जो प्राइमेट है वो ऑर्डर है इन द क्लास मैमेलिया, इन द फाइलम कॉर्डेटा एंड इन द किंगडम एनिमल्स। क्लियर? तो केवल आपको प्राइमेट्स में ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। अब लाइफ में जब प्यूबर्टी आती है तब सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, और उस पहले मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है मेनार्क। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी आने पे होता है, और उसके लिए जो टर्म यूज़ करना है वो है मेनार्क। और जो सबसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन होगा उसको कहा जाता है मेनोपॉज, जो कि करीब 50 ईयर्स की एज में होता है। ये आपको दो टर्म्स ध्यान रखना है, मेनार्क और मेनोपॉज। नहीं याद रहता तो आप इस छोटे से टर्म को देख लो, पॉज। पॉज मतलब रुक जाना, कहते हैं ना पॉज दिया है, पॉज मतलब रुक जाना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाने को कहा जाता है मेनोपॉज। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और मेनार्क हो गया फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कब रिपीट होती है? एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। हर 28 से 29 दिन में एक बार ब्लीडिंग होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो पहले मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगले मेंस्ट्रुएशन तक ये जो कंप्लीट साइकिल चल रही है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उस साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब तक तो हमने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने केवल मेंस्ट्रुएशन के रेफरेंस में समझा है, केवल मेंस्ट्रुएशन के रेफरेंस में समझा है, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के रेफरेंस में समझा है। अब मैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश अब मैं यहाँ से करूँगा। लेकिन उसको समझने से पहले मुझे आपको समझाना है कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच हार्मोन ओवरी में जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करता है। ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएगी, समझें अच्छे से। एफएसएच फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और इन फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन से आपने पढ़ा था ये फॉलिकल डेवलपमेंट पिछले वीडियो में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट एफएसएच करवा रहा है। और जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये ध्यान रखना है आपने, एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? फॉलिकल्स। सिमिलरली एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करती है, एलएच। अच्छा, अब आप मुझे आकर कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि एफएसएच और एलएच को कंबाइंडली क्या कहा जा सकता है? एक टर्म है जिसमें एफएसएच और एलएच दोनों आते हैं, तो कंबाइंडली इनको क्या कहा जाता है ये मुझे बताना है आपको। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका नाम देखें आप, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद कर लें कि ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटियम, कौन सा ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है। ये देखो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको चीज़ें याद करने की, है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ल्यूटिनाइजिंग क्यों कहा? क्योंकि एक और ल्यूटियम यानी कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है। इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों कहा? क्योंकि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और जिससे एस्ट्रोजन बनता है। सिमिलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटियम पे एक्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम पे, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में रिलीज करेगा एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है कि मैं इस एक सिंगल डायग्राम में आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ इस तरह से समझा दूंगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी लाइफ में। दूसरा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। शुरू करता हूँ मैं। देखो, ये डायग्राम तो मैं ऑलरेडी आपको पूरा समझा चुका हूँ कि किस तरह से जब ब्लीडिंग शुरू होगी। यहाँ देखो आप, इन्होंने एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया उसने इस लाइन पे ब्लीडिंग शुरू करवाई। जो रेड रेड इन्होंने शो किया ये ब्लड है, ठीक है। तो जिस दिन इन्होंने ब्लीडिंग शो की है उस दिन इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट डे मार्क किया है,
मतलब इन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन पे क्लियर लिख दिया है 29 या फर्स्ट। ये देखो आप, ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये इस लाइन पे इन्होंने 29 ख़त्म किया है और यहीं से फर्स्ट डे शुरू हो गया। तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो कहलाता है अपना फर्स्ट डे। ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने क्या शो कर रखा है कि ये मेंसिस हो गए। मेंसिस होने के पीछे का कारण, तो ये जो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो 3 से 4 दिन ये मेंसिस रहता है। उसके बाद में देखो आप किस तरह से एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ रही है, और इसमें इन्होंने ये ब्लड वेसल्स शो कर रखी है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और करीब 23-24 डे के आसपास ये ब्रेकडाउन चालू होता है। यहाँ पे देखो आप, पहले ये नीचे मतलब इसकी थिकनिंग कम होती गई और ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन से यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो इस साइकिल में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ती है, एक मैक्सिमम लेवल पे जाती है और फिर ब्रेकडाउन शुरू होता है। ये तो हो गई ये पिक्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं और अभी फेजेस पे आऊँगा, समझें आप। नेक्स्ट ये देखो आप, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट डे से ही नए फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो गया। पढ़ा था हमने, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल का ब्रेकडाउन। देखो आप यहाँ से ये शो कर रहे हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स को। ये फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये यहाँ पर आके बन गया ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल लिखा है ना, मैच्योर फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल होता है आपका। तो ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल का होगा ब्रेकडाउन, और जब ग्राफियन फॉलिकल का होगा ब्रेकडाउन तब उसमें से निकलेगा ओवम, और ओवम निकलने के बाद में ये जो डिसइंटीग्रेटेड ग्राफिन फॉलिकल है जो पीछे बच गया, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आप, यहाँ पर आते आते कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से डेवलप हो गया है। यहाँ पर आते आते कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से डेवलप हो गया। बाद में धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम भी, यहाँ आप देखना इस लेवल तक एंडोमेट्रियम थिकनिंग है। यहाँ से अब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन चालू होगा। अब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो रहा है। राइट, प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना चालू होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आप, ये यहाँ से इस पॉइंट पे कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होगी। समझ में आई चीज़? तो ये यहाँ पर लिंक्ड रहता है ये सब कुछ। अब आप देखो कितना अच्छा सिस्टम यहाँ पे भगवान ने बनाया है कि जो 28 डेज़ की साइकिल है, उस 28 डेज़ की साइकिल के 14th डे, यहाँ देख लेना, ये जो नीचे नंबर्स लिखे ना डेज़ हैं, 14th डे पे देखो आप, यहाँ पर इस 14th डे पर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, और जिससे हो रहा है ओव्यूलेशन। जिससे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हुआ और ये ओवम पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, यानी हाई चांसेस है कि अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे चल के इम्प्लांटेशन भी करना होगा। तो आप देखो 14th डे आते आते एक अच्छा खासा एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ, और अगले कुछ दिनों में अब आप देखना एंडोमेट्रियम की थिकनिंग और अच्छे से बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो, तो यूटेराइन लाइनिंग शुड बी रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो? तो साइकिल में इवेंट्स जो हैं आपस में लिंक्ड है। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि इस साइकिल के 14th डे, अब अगर 28 डेज़ की साइकिल माने तो 14th डे मतलब ऑलमोस्ट आधी साइकिल हो गई। तो जब हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है तब ओव्यूलेशन होता है, जिससे ओवम निकल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और उसके बाद में थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप ऐसा कह सकते हो कि दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक, और फिर बाद में 15th डे से लेकर 28 डेज तक। तो ये जो पहले 14 दिन और लास्ट के 14 दिन हैं, इनको कहा जाता है फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज।
अब आप सोचे होंगे कि सर मेंस्ट्रुअल फेज भी होता है, बिल्कुल होता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं फ़िलहाल एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको। पहले 14 दिन फॉलिकुलर फेज। नाम क्यों रखा फॉलिकुलर फेज? तो क्लियर है, क्योंकि फॉलिकल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए कह दिया फॉलिकुलर फेज। इसके अलावा इसी फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम धीरे धीरे प्रोलिफरेट होकर और ज़्यादा उसकी थिकनिंग बढ़ रही है। और जो नेक्स्ट वाला जो फेज़ है, यानी 15th से लेकर 29th या 28th डे तक, उसको कहा जाता है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है। ये सारा फेज़ कौन गवर्न कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। 14th डे ओव्यूलेशन होते ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, जो कि इस एंडोमेट्रियम को और थिक करेगा और उसको मेंटेन करेगा। इसलिए इस फेज़ को कहा जाता है ल्यूटियल फेज़ या फिर सिक्रेटरी फेज़। इसको सिक्रेटरी फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाकर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ा रहा है। और ये जो थिक एंडोमेट्रियम है, इसके सीक्रेशंस भी होते हैं बहुत सारे, ये सीक्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। दीज सीक्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन एंड पॉसिबल प्रेगनेंसी, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अब हॉर्मोन्स पे चलते हैं। अब आप समझना इस चीज़ को, बहुत आसान है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ये। तो अब आप समझें, आपको ये डायग्राम दिया जाएगा एग्जाम में और पूछेंगे कि ये जो दो कर्व दिख रहे हैं आपको ब्लू और रेड कलर का, इसमें से एस्ट्रोजन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन कौन सा है? तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? 14th डे के बाद में, यानी ल्यूटियल फेज में। प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है मेनली? तो कॉर्पस ल्यूटियम। पहले 14 डेज में क्या कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है? नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट नहीं है। तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो आप देख लो, प्रोजेस्टेरॉन पहले 14 डेज में बिल्कुल एक स्टेशनरी लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर ये देखो, इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन 14th डे के बाद जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ, आप देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कितना ऊंचा गया है। समझ लो, ये ग्राफ है। और इस पॉइंट पे आके देखना, आप कोइंसिडेंस देखो, मैं इस पॉइंट पे आकर यहाँ इसको मैं रिलेट करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू हुआ। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो नीचे आने लग गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आने लग गया, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो गया। तो आप समझ रहे हो कि ये डायग्राम्स रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में सब कुछ लिंक्ड है। अब मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे कि इन दोनों कर्व में से प्रोजेस्टेरॉन का कर्व कौन सा है। सिंपल है, जो 14th डे के बाद बढ़ रहा है वो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से बढ़ रहा है और वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हुआ, प्रोजेस्टेरॉन नीचे आ गया और एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से हो गई ब्लीडिंग। ये है प्रोजेस्टेरॉन का चार्ट। एस्ट्रोजन का चार्ट देखते हैं। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल्स, यहाँ देखो धीरे धीरे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे। तो यहाँ जब धीरे धीरे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब जब यहाँ पर इस पॉइंट पे आके देखो आप, अच्छा खासा फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, मैच्योर फॉलिकल बन गया, तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा। क्योंकि मैच्योर फॉलिकल में बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा फॉलिकुलर सेल्स होंगे उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो फॉलिकल जब मैच्योर फॉलिकल बन गया तो आप देखो एस्ट्रोजन का लेवल कितना आगे चला गया। ये यहाँ पे 14th डे आते आते जब फॉलिकल सबसे ज़्यादा मैच्योर स्टेज में है, एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम पर पहुँच चुका है। 14th डे पे आप देखना, जैसे ही फॉलिकल का ब्रेकडाउन हुआ, 14th डे पर जैसे ही फॉलिकल का ब्रेकडाउन हुआ, एस्ट्रोजन नीचे आ जाएगा। एस्ट्रोजन नीचे आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे चल रहा है ये ग्राफ। जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है, एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन होते ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फॉलिकल का ब्रेकडाउन होते ही एस्ट्रोजन वापस नीचे आ जाएगा। तो एस्ट्रोजन इस तरह से नीचे आ गया। तो अब आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक बात और समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, जो इनिशियल 14 डेज में जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ रही है, क्वेश्चन पूछना है कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ रही है, तो आप आंसर दोगे एस्ट्रोजन। इनिशियल पहले 14 डेज में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग एस्ट्रोजन बढ़ाता है। 14th डे के बाद में उस थिकनिंग को और ज़्यादा बढ़ाना प्लस उसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। इनिशियली एस्ट्रोजन ही आपके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाता है और 14 डेज़ के बाद में प्रोजेस्टेरॉन उसकी थिकनिंग को और ज़्यादा बढ़ाएगा और उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फैक्ट ध्यान रखना। सिमिलरली एक ऐसा फैक्ट आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट के वक्त भी दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए, देखो प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जितने फंक्शंस है प्रोजेस्टेरॉन को देने हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन इनिशियल एंडोमेट्रियम की थिकनिंग एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्यूबर्टी आती है और फीमेल में प्यूबर्टी में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो आप आंसर देंगे एस्ट्रोजन, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन डेवलप करता है। फिर आपने ये भी सुना है कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है फर्दर डेवलपमेंट? बिकॉज आफ्टर 9 मंथ्स जब चाइल्ड का बर्थ होगा तो उसको फीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लैक्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसके लिए हमें एक अच्छे खासे डेवलप्ड ब्रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन करवा रहा है, तो अब आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसा क्वेश्चन वैसा अपने को आंसर करना है, ठीक है। तो आपको एक बात तो अब यहाँ समझ में आई होगी कि फीमेल हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फीमेल में आपको हार्मोन रिलेटेड इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, और यही रीज़न है कि उनका ये जो कंप्लीट साइकिल है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है, और यही रीज़न है कि आज के टाइम में जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। और इन सब हार्मोन्स के लेवल बिगड़ने के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है स्ट्रेस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस शुड बी मिनिमाइज्ड स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि इन स्ट्रेस की वजह से सारे हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल बिगड़ता है और उसकी वजह से दिक्कतें आती है आगे चल के। तो स्ट्रेस मिनिमाइज करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक और कर्व देखते हैं जो एनसीईआरटी ने बनाया है हमारे लिए, वो है एफएसएच और एलएच का कर्व। अब ये भी देखो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। अब जो पहले 14 डेज़ है उन पहले 14 डेज़ में एफएसएच और एलएच का लेवल ऑलमोस्ट जो है धीरे धीरे एक साथ में इंक्रीज होता रहता है। अब इस पिक्चर में देख के ज़रूर आपको ऐसा लग रहा है कि सर एफएसएच का लेवल तो गिर रहा है यहाँ पर, नहीं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो एफएसएच का लेवल है, एफएसएच और एलएच दोनों ही धीरे धीरे जो है पहले 14 डेज़ में इंक्रीज़ होते रहते हैं, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज़ है। लेकिन 14th डे आने पर एफएसएच और एलएच ये दोनों ही एकदम से बढ़ते हैं, एकदम से इनमें स्पाइक आता है। यहाँ देखो आप, ये रेड वाला कर्व एफएसएच का है, 14th डे आया, ये इसमें अच्छा खासा लेवल इंक्रीज़ आया। एलएच देखा तो एलएच में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ आया, लेकिन किसका पीक ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको? एलएच का। किसका पीक ज़्यादा बड़ा है? एलएच का। यहीं से आप इस कर्व को याद कर सकते हो कि इसमें से कौन सा एफएसएच का है और कौन सा एलएच का। तो जिसका ज़्यादा बड़ा पीक बनेगा वो एलएच है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो एकदम से एक्सेसिव एलएच इंक्रीज हुआ है 14th डे पे, इस इवेंट को कहा जाता है एलएच सर्ज। सर्ज मतलब एक बढ़ोतरी। तो एलएच में जो एकदम से इतनी बढ़ोतरी हुई है उसको एलएच सर्ज कहा जाता है। ये होता है 14th डे पे, और इसी वजह से होता है ओव्यूलेशन। जैसे ही ब्लड में एलएच का लेवल एकदम से इंक्रीज होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है।
तो अब आप जो सोच रहे हो कि जो मन में आता है ना कि सर ये चीज़ें अपने आप कैसे हो रही है, कैसे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ रहा है, कैसे एंडोमेट्रियम अपने आप कम हो रहा है, तो ये सब अपने आप नहीं हो रहा। ये जो हमारे ब्लड में हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स इन सारे सिस्टम को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। समझ में आई चीज़? तो ये होता है LH सर्ज और FSH का इंक्रीज होना। देखो बढ़ेंगे दोनों, FSH भी बढ़ेगा और LH भी बढ़ेगा, लेकिन ओव्यूलेशन होने के पीछे LH सर्ज का हाथ है। फिर सर्ज होने के बाद ये दोनों हार्मोन्स वापस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कर्व याद नहीं रहता है कि इसमें से FSH कौन सा, LH कौन सा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे NCERT में, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा पीक बन रहा है वो LH का बनता है और उसी वजह से तो ओव्यूलेशन होता है। तो अब मैं NCERT में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको डायग्राम से सब कुछ समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब NCERT की लाइंस को बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं है। 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। नाम से समझ में आ रहा है कि इस फेज में मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग होती है और ये करीब 3 से 5 दिन तक रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले 5 दिन मेंसेस है तो उसके बाद वाला फेज को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और 14th डे के बाद शुरू होगा ल्यूटल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का जो है डेवलपमेंट रहता है। तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज जैसा इसका नाम है। फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज कहा है और ल्यूटल फेज को कहा जाता है सेक्रेटरी फेज। चलिए फिर सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की। तो मेंस्ट्रुअल फेज कब शुरू होगा? जब साइकिल शुरू होगी, यानी द फर्स्ट डे जो होता है साइकिल का, वहाँ से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग रहता है। ये आप पिक्चर देखो कैसा एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ और उसकी वजह से ब्लड निकलता है जो सर्विक्स और वजाइना से होता हुआ बॉडी से बाहर निकलता है। इस मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग के पीछे का कारण क्या है? तो इट इज़ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूटेराइन ब्लड वेसल्स। एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन जो टिश्यू रहेगा और उसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से जो लिक्विड बनता है दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये आप ध्यान रखना, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना हमेशा प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है? तो ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन अदर रीजन्स ऑल्सो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। हाँ, प्रेगनेंसी हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि स्ट्रेस, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके बॉडी हॉर्मोन्स का लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। और अभी आपने देखा कि प्रोजेस्टेरोन लेवल का हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट था इस एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन में। तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही बराबर नहीं चल रहा आपका, तो ये सारा सिस्टम जो है ऊपर नीचे हो जाता है। उसके अलावा पुअर हेल्थ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माल न्यूट्रिशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा प्रेगनेंसी को ही इंडिकेट करे, बट इट इज़ अ गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी, आप ऐसा कह सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज में देखो किस तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट NCERT के फिगर शो कर रहा है। इस फिगर को देखो आप, ये यहाँ पे भी ये फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ और 14th डे पर आते ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा जिसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो होना शुरू होते हैं और बनता है एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का भी रीजनरेशन होता है थ्रू प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स का जो है फर्दर डिवीजन होता है, सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं। तो जब यूटेराइन एंडोमेट्रियम के जो सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? रीजनरेट क्यों लिखा? क्योंकि एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुई थी यहाँ पर ल्यूटल फेज में। तो ल्यूटल फेज में डीजनरेट होती है, फॉलिकुलर फेज में रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन, इसलिए इसको कह दिया हमने प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। चेंजेस इन ओवरी एंड यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? ओवरी में ही तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है।
और यूटेरस में जो चेंजेस आ रहे हैं, यूटेरस में क्या चेंजेस आ रहा है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी के कौन से हॉर्मोन्स? LH और FSH, ठीक है। और ओवेरियन कौन सा हार्मोन? तो ये अपना एस्ट्रोजन। LH और FSH जिनको एक साथ गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है, दे इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे इन दोनों में इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स का होता है डेवलपमेंट। यानी FSH धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फॉलिकल का होगा डेवलपमेंट। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन, ठीक है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको NCERT की लाइन्स यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद जब आप NCERT को पढ़ो अच्छे से तो एक एक टर्म आपको वहाँ पर क्लियर हो जाए। LH और FSH मिडल ऑफ द साइकिल यानी 14th डे पर आकर एक पीक लेवल पर रहते हैं, ठीक है। और 14th डे पर ये जो LH का रैपिड सीक्रेशन हुआ उसको कहा जाता है LH सर्ज। इस LH सर्ज की वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होगा। इसको क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। देखो 14th डे को आप ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हो, केवल 14th डे को, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में जाना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करता हूँ ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज 14th डे के बाद में शुरू होगा। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम फुल्ली फॉर्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना है कि आप सोच रहे होंगे कि सर अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा है, कॉर्पस ल्यूटियम छोटा है, तो ऐसा क्यों? ये देखो आप यहाँ पर इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम और इसको इन्होंने बोला है प्रॉपर कॉर्पस ल्यूटियम और ये है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। तो भाई ग्राफिन फॉलिकल बड़ा होता है, वो रप्चर हुआ, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा, तो वो डिसइंटीग्रेट होगा तो फिर छोटा होगा, समझ रहे हो। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम एक डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम से छोटा होगा। तो ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम और ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए यहाँ पर देखो आप इस फेज में यहाँ तक तो कॉर्पस ल्यूटियम है और फिर यहाँ रिग्रेस होना चालू होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया और डिसइंटीग्रेशन भी चालू हो गया। तो यहाँ पर आपको अब धीरे धीरे एंडोमेट्रियम भी जो है थिन होने लगेगी। यहाँ देखो आप, ये जो है ना ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, ये है पूरी जो शो कर रखा है इन्होंने। फिर ये थिन होने लगेगी वापस, यहाँ आते आते काफ़ी थिन हो जाती है ये। ल्यूटियल फेज की बात करते हैं तो ल्यूटियल फेज में जो ग्राफिन फॉलिकल्स बच गया वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। इसलिए आप देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कहाँ चला गया, अच्छा खासा इंक्रीमेंट शो किया इसने। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है, इसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी है। क्यों मेंटेन करना है? बिकॉज इम्प्लांटेशन तभी हो पाएगा जब एक थिक एंडोमेट्रियम वहाँ पर हमें मिलेगा। अब अगर प्रेगनेंसी हुआ तो क्या एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी? नहीं होगी। एंडोमेट्रियम अगर ब्रेकडाउन हो गई तो जो इम्प्लांटेशन हुआ वो भी फेल हो जाएगा वापस, तो एंडोमेट्रियम थिक ही रहेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर रुक जाएगा। अब आगे होगा ही नहीं ना कुछ, एंडोमेट्रियम तो थिक होके रह गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा ही नहीं। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर नहीं गिरेगा तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा अगले 9 मंथ्स तक। तो पूरी प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन कभी भी नहीं होता क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होता। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन वापस आ जाता है कि पहले 3 महीने तक तो कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पर रहता है ताकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहे, लेकिन 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा प्रेगनेंसी में, बट फिर भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे नहीं आता। तो आपको मुझे रीज़न बताना है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो अब प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होगा, जिससे कि ब्लीडिंग होगी, जिससे कि नई साइकिल शुरू हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हमने पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी जब ब्लीडिंग होता है
तो उस ब्लीडिंग के वो जो 4 से 5 दिन है उसमें किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीडिंग हो रहा है, आप समझें, दैट माइट लीड टू इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर आप बिल्कुल वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो सीवियर इन्फेक्शंस हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन आज के टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपने इससे रिलेटेड काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे जो गवर्नमेंट बनाती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि हम लोग इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करें। इनफैक्ट ये जो छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, इसने एनसीईआरटी ने अभी ही ऐड किया है अपनी बुक में, ताकि ये एक नॉलेज दिया जा सके जो जैसा फीमेल जिनका अभी अभी प्यूबर्टी आया है या फिर जिनको इन सब के बारे में नहीं पता। बिकॉज ये सब चीज़ें पूछने में जो होता है ना कि हम किसी से पूछ लें इस बारे में, तो हम लोग कई बार शाई फील करते हैं इन सब में। तो ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को समझना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटेशन मेंटेन करना। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर बाथ एंड क्लीनिंग। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग, जो हमारे वजाइना और उसके आसपास का जो एरिया है उसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। क्लीनिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शंस डेवलप होंगे जो कि दैट माइट लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स। उसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ होना चाहिए। अगर सैनिटरी नैपकिन्स, ऐसा होता है ना कई बार कि कॉस्टली लगते हैं हमें, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह पर सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री चल रहा है, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट पे गवर्नमेंट जो है सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवा रही है। काफ़ी एनजीओज भी है जो इस पे काम कर रही है, सैनिटरी पैड्स को सस्ते में या फ्री में अवेलेबल वो करवाए जा रहे हैं। फिर भी अगर सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हो तो जो घर पे बनाए हुए जो कॉटन पैड्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट दे शुड बी क्लीन इनफ। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी क्लीन पैड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। बेसिकली पैड्स क्या करते हैं कि जो ब्लड आ रहा है उस ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको ड्यूरिंग दोज डेज हर 4 से 5 घंटे में सैनिटरी नैपकिन्स जो है चेंज करने चाहिए, या फिर एज पर दी रिक्वायरमेंट। जब अगर लगता है कि पैड्स फुल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड उसमें जमा हो चुका है, तो चेंज दी नैपकिन्स। उसके अलावा आपको जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि नैपकिन्स यूज़ करके इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप समझे इस बात को कि वो ब्लड है, ठीक है, और ब्लड ट्रांसमिट्स वेरियस डिजीजेज। तो जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कैसे डिस्पोजल होना चाहिए कि उसको एक यूज्ड पेपर में पहले तो अच्छे से रैप करो, और रैप करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। उनको आप डायरेक्ट इस तरह से इधर उधर नहीं फेंक सकते। ठीक है, प्रॉपर रैप किया एक पेपर में और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको डस्टबिन में डाला जाता है। रिमेंबर, कभी भी यूज्ड सैनिटरी पैड्स को फ्लश नहीं करना है। ऐसा बहुत से लोग ऐसा रहता है कि वो फ्लश कर देते हैं इन सैनिटरी पैड्स को, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। यूज्ड नैपकिन्स को आपको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, या ऐसा ओपन एरिया में खुले में कभी भी नहीं छोड़ना या फेंकना था। उसके अलावा, और जब भी पैड्स लगा रहे हो या पैड्स को डिस्पोज कर रहे हो तो उससे पहले और उसके बाद में अच्छे से अपने हाथों को सोप से बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं चाहता था कि एक सिंगल वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे फैक्ट्स मैं आपको समझा दूं, और कुछ इस तरह से समझाऊं कि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़े और सारे क्वेश्चंस आपको फिर भी क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर अगर आपको पीडीएफ का रिक्वायरमेंट हो, या कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो एग्जाम में आ रखे हैं और आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।